ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक जीना जिंदगी में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक जीना जिंदगी में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बहुत इंतज़ार पर आज हमारा एक क्लास हुआ है। हालांकि कुछ दिन डिले हो गया था क्लास मेरा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चालू करते हैं अपना क्लास। दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं कि इसके पहले जो हमारा वीडियो था वो हुमायूं से रिलेटेड था, और हुमायूं का जो पुत्र था वो अकबर है। तो आज हम लोग अकबर के विषय में देखेंगे। हालांकि अकबर के जो जीवन काल या जीवन परिचय के संबंध में जो उसके जीवन में घटित हुआ है उसको इस वीडियो में देख रहे हैं। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे उसका जो राज्य व्यवस्था किस प्रकार से था, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा बस इस वीडियो में, और उम्मीद करूँगा, आशा ना बल्कि विश्वास करूँगा कि यदि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका हुमायूं से एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चालू हो जाइएगा, पेन और कापी लेकर तैयार हो जाइएगा, बैठ जाइएगा और हमारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार, हम भी चले तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं। हमारा क्या है, अकबर, यानी कि अकबर से हम लोग देखेंगे कि अकबर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है अकबर से, तो अकबर से सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, जिससे कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि अकबर का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एक नंबर के क्वेश्चन में इसको भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी से बता दूं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जिस प्रकार से वीडियो को शेयर और लाइक कर रहे हैं, हमारा उस प्रकार से आप सभी को थैंक यू, दिल से दुआ करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग आज चालू करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, इसका पूरा नाम था किसका, अकबर का। बट दोस्तों आप लोग का एक कन्फ्यूजन होगा कि अकबर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप लोग जानिएगा, थोड़ा सा पीछे का हमारा जो वीडियो है उसको जब देखेंगे तो आप लोगों का समझ में आ जाएगा। बट थोड़ा सा हम यहाँ पर इंटरफेस करवा देता हूँ। तो क्या होता है कि जब हुमायूं शेरशाह से युद्ध करता है, किससे, जब हुमायूं शेरशाह से युद्ध करता है तो युद्ध के दौरान में हुमायूं को भागना पड़ता है। कहाँ, सिंध के प्रदेश में। तो हुमायूं सिंध के प्रदेश में जाता है और वहाँ पे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में इन्हीं की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि अकबर का उत्पत्ति हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ से इनकी अकबर की उत्पत्ति हो जाती है। और अकबर का जन्म कब होता है, तो अकबर का जन्म होता है 1541 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ पर होता है, तो अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे होता है, अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में होता है। किनका जन्म, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। और इनके पिता को आप लोग तो परिचित होंगे ही, पिता का क्या नाम है, हुमायूं, और माता का क्या नाम है, हमीदा बानो बेगम। आप इसको याद रखिएगा कि पिता का नाम हुमायूं है, माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। अब देखिए राज्याभिषेक से क्वेश्चन क्या है। इनका राज्याभिषेक कहाँ पे होता है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, कालानौर पंजाब में। अब देखिए जो हुमायूं था ना, हुमायूं मतलब कि उसको इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं अपने जीवन में लुढ़कते लुढ़कते अपने जीवन के अंतिम समय में लुढ़क गया। क्यों लुढ़क गया, क्योंकि वहाँ जो बड़ा पुस्तकालय बनवाया था ना, उसी के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। किससे, सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है दिन पनाह में। तो वो जब मृत्यु हो जाती है दिल्ली में, और उसका पुत्र जो था अकबर, ये कहाँ था, पंजाब में, जिस कालानौर पंजाब में था। तो अब उसको वहीं पे राजा बनना पड़ा, यानी कि राज्याभिषेक करना पड़ा उसको वहीं पर। तो अब जब
यहाँ पे था कालानौर पंजाब में जब था, तो वहीं पर उसका राज्याभिषेक हो गया। और राज्याभिषेक होते समय ये मात्र 12 वर्ष का कि 14 वर्ष, कितने वर्ष हो जाएगा, 42, यानी कि 8 8 6 14, 8 6 14, यानी कि जब उसकी राज्याभिषेक होती है तो मात्र 14 वर्ष का था। अब सोचिए कि किसी भी बच्चे की या किसी बच्चे को 14 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक कर दिया जाता है, तो वह उसके ऊपर कितनी बड़ी बोझ हो जाती है। बट उस बोझ को सहन करने के लिए, यानी कि उस बोझ को संभालने के लिए एक प्रधानमंत्री के पद पर रख देता है, जिसका नाम है बैरम खां। और प्यार से इसको बैरम खां को खान बाबा कहकर पुकारते थे। तो इतना तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, और इसके तीसरे अध्याय का क्या नाम है, आईने अकबरी। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। अब देखिए क्या है, बैरम खां का संरक्षण। बैरम खां का संरक्षण कब से कब होता है, तो 1556 से 1560 ईस्वी के बीच में। यानी कि जब जो अकबर था वह अपने, यानी कि जो बचपन था, उसकी बचपना थी, तब तक इनको वजीर के पद पर रखा। जब उसने सोचा कि हम अब संभाल लेते हैं अपना पद, तो इनको बाहर निकाल देता है। तो अब देखिए क्या है, बैरम खां का संरक्षण कब से कब रहता है, 1556 से लेकर 1560 ईस्वी के बीच में। अब देखिए अकबर मात्र 14 वर्ष की उम्र में शासक बना, जिससे उसका संरक्षण खान बाबा ही करते थे। खान बाबा कौन है, बैरम खान ही। बैरम खां जो है उसी को खान बाबा ही कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे, क्या है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का क्या है, द्वितीय युद्ध। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध कैसे होता है और क्यों होता है, इसको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। अब देखिए जो अकबर है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो पंजाब कालानौर के क्षेत्र में अपना सत्ता स्थापित करता था, यानी कि वहीं पर राज्याभिषेक उसका हुआ था। अब हेमू जो है आदिल शाही वंश का यानी आदिल शाही वंश का जो शासक है हेमू को आप लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे। तो जो हेमू है वह दिल्ली पर जो सुबेदार, उसमें तो शासक जब मर गया है तो वहाँ पर कुछ सुबेदार ही रहेंगे, तो उन सुबेदारों की हत्या किया, और हत्या करने के बाद में वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, यानी कि वहाँ पर शासक बन गया कौन, हेमू। अब वहाँ से कुछ सरदार आते हैं, बताते हैं किनको, अकबर को, कि अब वहाँ पर तो हेमू अपना राज्य स्थापित कर लिया है, अब उसको पाना बहुत मुश्किल है। तब इन्होंने बैरम खां ने उनकी हत्या कर देती है। क्यों हत्या कर देती है, क्योंकि वह निगेटिव पॉइंट बोलता है कि अब हम लोग वहाँ पर सत्ता स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए ये जो बैरम खां हैं, अकबर हैं, इन्होंने अब आक्रमण करने के लिए चल दिए। कहाँ से, पंजाब से आक्रमण करने के लिए चल देते हैं। बट वहाँ से जो दिल्ली है, दिल्ली से भी हेमू आक्रमण करने के लिए चल देता है, किस पर, अकबर पर। क्योंकि वह जानता था कि यदि हम अकबर को हरा देंगे तब हमको दिल्ली में हराने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वह जब उधर से चलता है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से पंजाब से अकबर चल दिए, और यहाँ दिल्ली से क्या है, हेमू चल देते हैं ना। अब यहाँ से अकबर, अब देखिए यहाँ से अकबर, यहाँ से हेमू। अब दोनों की लड़ाई क्या हो जाती है, बीच में क्या है, पानीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। तो जो पानीपत है वो हरियाणा में पड़ता है, और अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हो जाता है। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जब अकबर पंजाब में था, तभी आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर सुबेदार तादी के पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में होता क्या है कि वहीं पानीपत का द्वितीय युद्ध होने वाला है। अब देखिए 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा युद्ध के विषय में, युद्ध होते समय क्या हुआ। अब देखिए जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, तो अब द्वितीय युद्ध में हेमू की सेना भारी पड़ने लगी। बट हुआ क्या कि जब बैरम खां था, वह अपने तीर को
मारता है और जाकर के हेमू की आंखों में लग जाता है। अब हेमू की आंखों में लगने के पश्चात में वह जो हौज होता है जिसमें सैनिक यानी कि जिसमें शासक रहते हैं लड़ाई करने के लिए, हौज घोड़े पर बना होता है, उसी में गिर जाता है। जब तीर आंखों में लगती है तो वो हौज में गिर जाता है। अब हौज में गिरने के पश्चात में होता क्या है कि जब सभी शासक क्या होते हैं, सभी जो वो सैनिक होते हैं, सैनिक हदसने लगते हैं कि अब हमारा क्या है, शासक मर गया। अब हम लोग वहाँ से भगदड़ मचने लगती है, वहाँ सब लोग भागने लगते हैं। उसी पश्चात में हेमू को बंदी बना लिया जाता है और उसको बैरम खां के पास लाया जाता है और बैरम खां अपने तलवारों से उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं। तो वहाँ से पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अब ये जान लीजिएगा पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की सेना भारी पड़ने लगी, बट आंखों में तीर लग जाने की वजह से उनकी हार हो गई। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अकबर 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। अब हम लोग यहाँ से बता चुके हैं कि 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में ही कार्य करता था। अब देखते हैं बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार से हुई। यानी कि बैरम खां की मृत्यु 1560 ईस्वी में होती है, लेकिन किस प्रकार से होती है, क्या वह मृत्यु सही था या गलत था। तो देखते हैं 1560 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। बट उसके पहले हम लोग उसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि उनको क्यों हटाना पड़ा, क्यों उनकी मृत्यु करनी पड़ी। तो देखिए होता क्या है कि जब कुछ सरदार हो जाते हैं, यानी कि कुछ अपने उच्च पद पर हो जाते हैं, तो अपने को ही मानने लगते हैं कि हम ही राजा हैं। यानी कि अकबर का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और बैरम खां का प्रभाव धीरे धीरे ऊंचा होता गया। यह देखकर किसी को भी रास नहीं लगा। यानी कि अकबर सोचता था, अकबर किसी भी कोई भी ऐसा काम होता था तो यह अपने ही अनुसार करता था। तो अकबर को ही लगने लगा कि यह हमसे ज़्यादा ऊंचा प्रभाव पड़ने लगा। तो हुआ क्या, कुछ सरदार कहने लगे, कुछ सरदारों का भी कहना था कि यह सुन्नी मुसलमान है, यह शिया मुसलमान है, और जो अधिकांश शासक बनते थे वह सुन्नी मुसलमान के थे। तो इस प्रकार से इनको भी हटाने का निश्चय लिया गया। और उसके बाद में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकबर के कुछ सरदारों एवं धाय माँ जो माहम अनगा थी, उनकी धाय माँ माहम अनगा ने बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दे दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग आपको बता चुके हैं कि इसकी जो दुनिया क्यों बढ़ी, क्योंकि कुछ सरदारों के कहने से कि यह शिया मुसलमान है और सभी मुसलमान जो होते हैं सुन्नी मुसलमान के थे। तो इस प्रकार से इनको हटाने का एक निश्चय लिया गया। और दूसरा जो निश्चय था वह सम्राट जो सूबेदार थे उनको भड़कावे के आधार पर, और जो अकबर के समझ में आया कि हम जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार से नहीं होकर, बल्कि यह अपने अपने अलग मन से करता है, इसलिए इसको हटाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकबर ने कुछ सरदारों एवं धायमा ने बैरम खां को क्या किया कि एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बैरम खान ने राजस्थान के क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार करने के लिए गया, तभी क्या होता है, मालवा के क्षेत्र में, तभी क्या होता है कि यह इसको आदेश होता है कि आप वहीं से मक्का चले जाइएगा। किसको? बैरम खां को। तो बैरम खां क्या करता है कि राजी हो जाता है। बट उसके पहले ही, मक्का जाने से पहले ही इसको क्या कर देते हैं, जो मुगल सेना थी इनको बंदी बना लेते हैं, यानी कि इसको युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वह युद्ध कहाँ पे हो जाता है? अकबर और बैरम खां के मध्य एक तिलवाड़ा का युद्ध हो जाता है। यह यानी कि अकबर जब मक्का के लिए चल देता है तो तिलवाड़ा नामक स्थान पर अकबर की सेना और अकबर इनके मध्य में युद्ध हो जाता है, बैरम खां के मध्य में युद्ध हो जाता है। अब युद्ध होने के पश्चात में इनको पराजित होना पड़ता है, बैरम खां को। अब जब बैरम खां को पराजित हुआ तब अकबर ने बोला कि भाई देखो, हमारे बचपन में, हमारे जीवन में आपने हमारे लिए बहुत कुछ कार्य किया, इससे हम आपको मृत्युदंड तो नहीं देंगे। उसके पहले इन्होंने ऑप्शन दिया कि भाई देखिए, आपको ऑप्शन मिलता है, 3 ऑप्शन मिलता है, आप किस में राजी होंगे। तो पहला ऑप्शन मिलता है कि किसी राज्य का सूबेदार बना दिया जाए, या और दूसरा ऑप्शन मिलता है कि हमारा संरक्षण बना दिया जाए, और तीसरा ऑप्शन मिलता है कि आपको मक्का भेज दिया जाए।
तो वह चूँकि वह वजीर के पद में रह चुका है, तो वह जो छोटा सूबेदार, गांव का सूबेदार बनाया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको मना कर दिया। और सेकेंड संरक्षण के लिए तो उसको भी मना कर दिया। अब तीसरा ऑप्शन जो था मक्का जाने के लिए, तो उन्होंने मक्का जाने के रास्ता को चुना। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो था, हमारा संरक्षण बना दिया जाए, किसी राज्य का सूबेदार बना दिया जाए, या फिर हमारा संरक्षण बना दिया जाए और मक्का की यात्रा के लिए भेज दिया जाए। तो इन्होंने मक्का की यात्रा के लिए ही ऑप्शन चुना। अब देखिए, मक्का की यात्रा के लिए ऑप्शन चुना, बट इन्होंने जब मक्का की यात्रा के लिए चल दिया ना, तो हुआ क्या कि इन्होंने अपने जीवन काल में एक वंश था, उस वंश का नाम देखिए यहाँ पे है, सॉरी चलिए। अच्छा, तो जब अकबर बताते हैं अभी, तो इन्होंने जब चल दिया कहाँ पे, मक्का जाने की यात्रा को इन्होंने चालू रखा, तभी गुजरात के पास पाटन देवी के पास क्या होता है कि कुछ लोगों की इन्होंने मृत्यु कर दी थी, यानी कुछ लोगों के पिता की इनके द्वारा ही मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने इनके इंतजार कर रहे थे कि कभी भी बैरम खान मिले तो उनकी हत्या कर दी जाए। तो उनके बीच में इनकी एक युद्ध हो जाती है, जिसे मच्छीवाड़ा की युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके? मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो वही मच्छीवाड़ा का युद्ध जो होता है, मुबारक खां को आप जानते होंगे, मुबारक खां के पिता की इन्होंने ही मृत्यु कर दी थी। तो वही मुबारक खां के पिता की जब मृत्यु कर दी थी, तो मुबारक खां नाराज था और इंतजार करता था कि कभी भी बैरम खां मिले और उनकी मृत्यु कर दी जाए। तब वही मच्छीवाड़ा के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1560, आप देख सकते हैं, पाटन में मुबारक खां एवं बैरम खां के मध्य में युद्ध हो जाती है, जिसे मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं। बस यहाँ से इतना ही। अब चलते हैं आगे कि अकबर ने विधवा औरत सलीमा बेगम से शादी कर ली। क्यों शादी कर ली? क्योंकि अब जानता था कि बैरम खान की मृत्यु हो गई, तो सलीमा बेगम जो थी बहुत दुखी हो गई, तो उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। और विवाह करते समय उनका एक पुत्र था जिसका नाम था रहीम। वही रहीम जो कि अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना गए। तो जो रहीम थे उनको अपने दरबारों में रख लिया और वह अंतिम समय यानी कि कुछ अपने समय में उनके नवरत्नों में भी शामिल हुए। तो जो अब्दुल रहीम खान खाना है वह किसके? सलीमा बेगम के ही पुत्र हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। अब देखिए क्या चलते हैं कि बाद में नवरत्नों में भी उनको शामिल किया गया। अब देखिए क्या है, अब आगे चलता है कुछ पर्दा शासन, यानी 1560 से लेकर 1564 ईस्वी के बीच में पर्दा शासन, या जिसे पेटीकोट भी शासन कहते हैं। तो पर्दा शासन क्या है? पर्दा शासन यह है कि जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी ना इसकी अकबर की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उस समय वहाँ की जो औरतें थीं, इनकी धाय माँ थीं और जीजी बेगम थी, इस प्रकार से जो औरतें थी, प्रमुख औरत थी, उनका वहाँ पे शासन चलने लगा। तो उसी को क्या कहते हैं? पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहते हैं, जो कि 1560 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी के बीच में चला है। अब तात्पर्य क्या है? महिला की प्रधानता होना, यानी कि महिला की इस शासन इस समय काल के बीच में महिला की प्रधानता होना। अब देखिए क्या है, इस समय शासन पर धाय माँ माहम अनगा, जो इनकी धाय माँ थी माहम अनगा, और एवं पुत्री जीजी अनगा, पुत्री कौन थी? जीजी अनगा का प्रभाव चल रहा था। अब देखिए धाय माँ की जो माहम अनगा का पुत्र थे उसको आदम खां के नाम से जाना गया। तो अब देखिए यहाँ पर कि माहम अनगा और जीजी अनगा जो थी उनका प्रभाव चल रहा था। अब उस प्रभाव चल रहा था, उसके बाद में क्या होता है कि आदम का जो माहम अनगा का जो पुत्र था आदम खां ने मालवा को लूटा। मालवा यानी कि राज्य विस्तार के लिए इन्होंने निकला, तो मालवा को लूटा। अब मालवा को लूटने के बाद में हुआ क्या कि जब मालवा को इन्होंने लूटा ना, तो उसमें जो लूटपाट का धन था वो राज्य में नहीं दिया, बल्कि अपने पास ही रख लिया। और उससे क्या होता है कि अकबर नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद में नाराज़ हो जाते हैं तो इन्होंने क्या करते हैं
कि अकबर को मारने की प्लानिंग करते हैं। अकबर को मारने की प्लानिंग करते हैं, यह बात अकबर को पता चल जाती है, जिससे कि अकबर बहुत दुखी होते हैं और अंततः इनको मृत्युदंड की सज़ा दे देते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि प्रभाव चल रहा था, साजिश यहाँ पर अब यहाँ तक हो गया है कि अकबर ने उनको मृत्युदंड की सज़ा दे दी। अब मृत्यु दंड की सज़ा देने के पश्चात में क्या हुआ कि जो आप देख सकते हैं माहम अनगा है, माहम अनगा के क्या है, पुत्र हैं। तो जब माहम अनगा के पुत्र हैं तो पुत्र की मृत्यु के पश्चात में माहम अनगा वियोग में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1561 में इनको आदम खां की मृत्यु हो जाती है और 1562 ईस्वी में माहम अनगा की मृत्यु हो जाती है। अब माहम अनगा की मृत्यु के पश्चात में 1562 ईस्वी में जो पर्दा शासन है, जिसे पेटीकोट शासन है, वह धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और अंततः 1564 ईस्वी तक समाप्त हो गया। अब 1564 ईस्वी तक क्या हुआ कि जो पेटीकोट शासन था, जिसे पर्दा शासन कहते हैं, पर्दा शासन बेसिकली समाप्त हो गया। अब देखिए चलते हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार। हालांकि इतना तो आप तक सभी को समझ में आ गया होगा कि उसके जीवन के विषय में क्या क्या घटनाएं घटे और क्या क्या दुख हुआ। अब उसके पहले आप चलेंगे क्या है कि उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए भी अनेक कार्य किए। साम्राज्य विस्तार यानी कि कई राज्य को अपने राज्य में मिलाना, यही साम्राज्य विस्तार होता है। तो अब देखिए अकबर का साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से है। अकबर का साम्राज्य विस्तार क्या है, किस प्रकार से है। तो अब देखिए कि चलते हैं थोड़ा सा मालवा जो साम्राज्य विस्तार है कि मालवा को किसने मिलाया और कब मिलाया। तो 1561 ईस्वी में शासक बाज बहादुर, जो कि मालवा का शासक कौन था, बाज बहादुर। तो वहीं बाज बहादुर को आदम खां कौन है, आदम खां, तो आदम खां माहम अनगा का पुत्र आदम खां यही है। आदम खां ने पराजित किया और सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। सारंगपुर यानी कि उसका जो मेन सिटी था, सारंगपुर को अधिकार किया और अधिकार करने के पश्चात में देखते ही देखते पूरे मालवा को भी अपने अधीन में कर लिया। तो वहाँ से क्या हुआ कि वहीं सारंगपुर पर अधिकार कर लिया और यहीं से मालवा से धन इकट्ठा किया, जो कि इनकी मृत्यु का भी कारण बन गया। अब से देखते हैं सेकेंड नंबर कि चुनार। 1561 ईस्वी में आसफ खान ने चुनार किले को जीत लिया। आसफ खान ने चुनार किले को 1561 ईस्वी में जीत लिया। अब इसको भी देख लेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर, गोंडवाना क्षेत्र की ओर। तो गोंडवाना का जो क्षेत्र था 1564 ईस्वी में वीर नारायण। अब देखिए गोंडवाना का जो क्षेत्र था ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हो जाता है। अब देखिए वीर नारायण के पिता की मृत्यु हो जाती है और वीर नारायण की उसमें जन्म होती है। तो जब वीर नारायण मात्र 3 वर्ष का था तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि वीर नारायण को मात्र 3 वर्ष की उम्र में ही शासक बनना पड़ा। कहाँ का? गोंडवाना का। शासक तो बन गए बट पूरा कार्यभार संभाले इनकी माता का क्या नाम है? दुर्गावती। आप देख सकते हैं कि इनकी माता का क्या नाम है? दुर्गावती। एवं अब देखिए दुर्गावती वहाँ का राज्य संभाल रही थी। तो एक तरफ दुर्गावती यानी कि जब दुर्गावती पर मुगलों का आक्रमण होता है, मुगलों की आक्रमण की ओर से कौन से थे? तो चलिए मुगल सेना असफ खां थे, मुगल सेना की ओर से नेतृत्व कर रहे थे। तो असफ खान ने जब गोंडवाना क्षेत्र पर आक्रमण किया तो उस समय दुर्गावती उस समय वहाँ की शासक थी। शासक खाना के वीर नारायण थे, लेकिन मात्र 3 वर्ष के ही थे, तो वो तो लड़ाई करेंगे ही नहीं, बट उसका पूरा कार्यभार उनकी माता ही संभाल रही थी। तो अब माता इनकी युद्ध करने के लिए भी दुर्गावती चल देती हैं और युद्ध में अहम भूमिका निभाते हुए और अंत समय में इनको लगा कि हम अब युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो इन्होंने अपने सेनापति को कहा कि हमको हमारी हत्या कर दीजिए, हमारे छाती में तलवार घोंप दीजिए। बट उनकी जो सेना थी, उनके सरदार थे, ऐसा करने से मना कर दिया। तो इन्होंने अपना खुद से ही आत्महत्या कर ली, अपनी तलवार अपने पेटों में खुद से ही भोंक लिया। तो इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतिहास में जो गोंडवाना दुर्गावती है, तो दुर्गावती का अहम भूमिका होता है। दुर्गावती आत्महत्या कर लेती हैं, इन नाते तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अकबर जानता था कि जो
सबसे जो बड़ा राज्य है यानी कि राजपूत वंश है, राजपूत वंश को अपने अधीन में कर लेंगे तो हमारे जो साम्राज्य है वह बहुत ही मजबूत बन जाएगी। तो अब इनकी अगली नज़र है राजपूत वंश को अपने अधीन करना। तो अब राजपूत वंश में देखेंगे राजस्थान जो राजपूत वंश है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए वहाँ थोड़ा सा क्या है, राजस्थान राजपूत और 1562 ईस्वी में। तो राजपूत वंश को हराने के लिए 1562 ईस्वी से इन्होंने कार्य प्रयत्न किए। तो इन्होंने राजपूत को हराने के लिए दो ऑप्शन दिए, या तो स्वयं से स्वाधीनता स्वीकार कर लो यानी कि हमारे अधीन हो जाओ स्वयं इच्छानुसार, या तो हम लोग लड़ाई करेंगे तो आपको पराजित तो करेंगे ही। तो इन्होंने क्या किया, पहले आमेर जयपुर का जो क्षेत्र था यहाँ पर आक्रमण किया। तो जब जयपुर का क्षेत्र था यहाँ पर आक्रमण किया, उसमें राजा भारमल बिहारीमल बिहारीमल जिस नाम से जाने जाते हैं वही थे। क्या है, राजा भारमल जिसको बिहारीमल के नाम से ही जाने जाते हैं, ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी कि स्वेच्छा से भाई हम देखो अपने इच्छा अनुसार आपके अधीन हो जाते हैं। तो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया और अधीनता स्वीकार करने के बाद में अपने पुत्री का विवाह जो जिसका नाम है जोधाबाई या फिर कह सकते हैं हरकाबाई जिसका उपनाम है जोधाबाई से विवाह कर दिया। अब देखिए अकबर उनसे विवाह करता है और अपने पुत्र को भी राज दरबार में नियुक्त कर देता है। कौन, भारमल जिसका नाम है टोडरमल के नाम से भी जाना जाता है, बिहारीमल के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये हरकाबाई है जिसका नाम जोधाबाई है, तो यह अकबर से शादी कर लेती हैं और अपने भाइयों को इनके राज दरबार में नियुक्त कर देती हैं और वहीं इनके भाई आगे चलकर उच्च पद पर नियुक्त हुए। तो इस प्रकार से आमेर और जयपुर का क्षेत्र को इन्होंने कब्जा किया। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर, मेवाड़ में। इस समय शासक उदय सिंह था, यानी कि उदय सिंह मेवाड़ का शासक था। अब उदय सिंह को हरा करके इन्होंने वहाँ पर अपना शासक सत्ता स्थापित किया। शासक सत्ता हालांकि बहुत मजबूत स्थापित नहीं किया, नाम मात्र का ही शासक सत्ता अपना स्थापित किया, शासन सत्ता। कौन, अकबर। तो अब देखिए यहाँ पर उदय सिंह था और 1567 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया। अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब आक्रमण के कुछ दिनों बाद में 1572 ईस्वी में उनका पुत्र सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप, आप लोग जानते होंगे कि महाराणा प्रताप जो है वहाँ के शासक बन जाते हैं। अब शासक बनने के पश्चात में होता क्या है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध का तांडव होने लगता है। हल्दी घाटी के युद्ध अब किसके किसके बीच में हो जाती है, मान सिंह और सरदार असफ खां जो थे इनके बीच में, जो कि मुगल सेना थी, और इधर से महाराणा प्रताप और सेना जो थे हकीम खां। अब देखिए हल्दी घाटी की युद्ध मान सिंह, असफ खां और उधर महाराणा प्रताप और हकीम खां के बीच में हो जाती है। अब देखिए युद्ध में कहा जाता है कि इस युद्ध में बहुत बड़ी गंभीर स्थिति थी और कहा जाता है कि जो मान सिंह, असफ खां हैं इनकी वहाँ पे जीत हो जाती है। हालांकि अकबर भी उतना कमज़ोर नहीं था, महाराणा प्रताप भी उतना कमज़ोर नहीं थे, बट हुआ क्या कि कुछ जो अकबर की सेना थी बहुत ज़्यादा होने की वजह से महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि मान सिंह और असफ खां की यहाँ पर जीत हो जाती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि इसी प्रकार से मेवाड़ जिस प्रकार से आमेर जयपुर जिस प्रकार से इन्होंने अपने राज्य में मिलाया, उसी प्रकार से मेड़ता, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़ ने अपने अधीन, मुगलों ने अपने अधीन इस प्रकार से अपने अधीन में कर लिया। तो अब चलते हैं थोड़ा सा अगला पॉइंट की ओर से कि गुजरात। अब गुजरात को किस प्रकार से आक्रमण करते हैं। तो देखिए 1572 ईस्वी में अकबर स्वयं आया और राजस्थान को जीत लिया। बाद में विद्रोह, यानी कि गुजरात जो राजस्थान था उसमें गुजरात और राजस्थान का थोड़ा सटा ही प्रदेश था। तो गुजरात राजस्थान के थोड़ा सा बगल में गुजरात है। तो गुजरात में इन्होंने अकबर स्वयं ही आए और वहाँ पर आक्रमण किए और गुजरात को जीत कर चले गए। बट हुआ क्या, कुछ दिनों बाद वहाँ पर विद्रोह होने लगी, जिस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर पुनः फिर से आए और उस विद्रोह को दबाए। और कहा जाता है कि उसी समय पुर्तगालियों से इनकी बातचीत होती है और
उसी समय इन्होंने समुद्र यात्रा के दर्शन किए, यानी कि समुद्र की दर्शन किए। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट जो भी पूछा जाता है उसको आप लोग याद में रखिएगा गुजरात से। अब चलते हैं बिहार बंगाल। तो बिहार 1574 से 1576 ईस्वी में दाऊद खां के विरुद्ध अकबर व मुनीम खां ने आक्रमण किया। तो बिहार बंगाल विभाजन 1574 से लेकर 1576 ईस्वी के बीच में दाऊद खां के विरुद्ध अकबर व मुनीम खां ने आक्रमण करना स्वीकार किया, यानी कि मुनीम खां ने आक्रमण किया। और इस समय क्या हुआ कि अकबर और मुनीम खां ने जीत हासिल की और पूरे बंगाल बिहार मतलब विजय को इन्होंने सफल बनाया। उसके पश्चात में 2-3 पॉइंट है उसको हमने नहीं लिखा है। उसके पश्चात में इन्होंने जैसे हो गया पंजाब का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया और बंगाल का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर देख ही रहे हैं। इस प्रकार से बलूचिस्तान का, इस प्रकार से जो छोटा छोटा क्षेत्र था उनको भी इन्होंने कब्जे में लिया। अब चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि अंतिम पॉइंट की तरफ में बढ़ रहे हैं कि दक्षिण भारत का अभियान किस प्रकार से। तो दक्षिण भारत का आक्रमण किया और अहमदनगर, यानी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत का इन्होंने आक्रमण किया, दक्षिण भारत को अपने राज्य में समेटना चाहा और समेट भी लिया। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर की दृष्टि से आ जाता है जो कि अहमदनगर है। अहमदनगर की जो शासक थी, यानी कि वहाँ का जो नेतृत्व कर रही थी, उनका नाम है चांद बीबी। तो इन्होंने चांद बीबी को भी हराया और वहाँ को अपने राज्य में समेटने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से अहमदनगर का नेतृत्व चांद बीबी कर रही थी। और जो इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो जाती है। कि किसका, अकबर की मृत्यु कब होती है, तो अक्टूबर में 1605 ईस्वी के करीब में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु को, इनके लाशों को कहाँ पे दफनाया गया, तो आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। अब दोस्तों इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले पॉइंट की ओर अगले वीडियो में चलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये जितना हमारा पूरा वीडियो है, पूरा जो पॉइंट है, ये आप सभी को बहुत बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप यदि शेयर करते हैं, जितना भी शेयर करते हैं, आप जितना भी लाइक करते हैं, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ और आपसे अलविदा मांगता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।